दोस्तों, आज हम लोग भूगोल में क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे। क्लास नंबर 3 में पृथ्वी की घूर्णन गति यानी पृथ्वी की घूर्णन गति किस प्रकार से है, इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे यानी हासिल करेंगे। तो आइए जानते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति किस प्रकार से होती है या पृथ्वी किस प्रकार से घूमती है, उसके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित करेंगे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो पृथ्वी है वो अपने धुरी पर किस तरफ घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में लगाती है। यानी जो पृथ्वी है वो अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करती है। घूर्णन गति को दैनिक गति या परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। जो घूर्णन गति होता है उसको दैनिक गति या परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। तो परिक्रमण गति यानी परिभ्रमण या परिक्रमण गति किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जानते हैं परिक्रमण गति के बारे में। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है तो इसे परिक्रमण गति कहते हैं। यह पृथ्वी एक चक्कर 1 वर्ष में लगाती है, यानी सूर्य का पूरा चक्कर पृथ्वी 1 वर्ष में लगाती है, इसलिए इसे वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। क्वेश्चन भी बन सकता है कि पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर या एक परिक्रमा कितने दिनों में लगा पाती है, तो 365 दिन 6 घंटे में। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार कक्षा में लगाती है, जिसके कारण पृथ्वी 6 महीने में सूर्य से दूर चली जाती है, फिर 6 महीने में सूर्य से नज़दीक आ जाती है। यानी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य की परिक्रमा किस कक्षा में लगाती है, तो अंडाकार कक्षा में लगाती है, और जिसके कारण 6 महीने सूर्य से दूर एवं 6 महीने सूर्य के निकट रहती है। उपसौर तथा अपसौर से क्या मतलब है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक आ जाती है तथा इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, तथा ठीक 6 महीने के बाद 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर चली जाती है, दूर पर स्थित होती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। यानी 3 जनवरी को सूर्य के नज़दीक होना उपसौर, और 6 महीने बाद 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होना अपसौर कहलाता है। अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो प्रकाश वृत्त विषुवत रेखा सहित सभी अक्षांश रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती। क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पर कि अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो प्रकाश वृत्त विषुवत रेखा सहित सभी अक्षांश रेखा को कितने बराबर भागों में बांटती, तो 2 बराबर भागों में बांटती, जिसके कारण पृथ्वी पर सभी जगह 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे की रात होती। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। आगे चूंकि पृथ्वी यानी झुकी पृथ्वी के गत करते हुए पृथ्वी के झुके रहने की स्थिति में भी प्रकाश वृत्त केवल विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसके कारण विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन एवं 12 घंटे की रात होती है। विषुवत रेखा के अलावा सभी अक्षांश रेखाओं को प्रकाश वृत्त असमान भागों में बांटती है, जिसके कारण दिन और रात में अंतर होता है। अतः विषुवत रेखा के उत्तर में दिन बड़ा एवं रात छोटी, दक्षिण में दिन छोटा एवं रात बड़ी होती है। यानी विषुवत रेखा में जो है उत्तर में दिन बड़ा एवं रातें छोटी होती हैं, तथा दक्षिण में दिन छोटा एवं रातें बड़ी होती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन एवं दक्षिणी ध्रुव पर
24 घंटे की रातें होती हैं 6 महीने तक। कितने दिनों तक? 6 महीने तक। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर अधिक पड़ती हैं। उसके बाद में 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर अधिक पड़ती हैं या उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध पर ही स्थित होती हैं। अतः विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे का दिन एवं 12 घंटे की रातें होती हैं, क्योंकि प्रकाश वृत्त सदैव विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। एग्जाम्पल के लिए कांगो देश दिन और रात, यानी कांगो देश में जिस प्रकार दिन एवं रात होता है। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जाने पर दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ता जाता है। यानी विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जाने पर दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ता जाता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे तथा रातें छोटी होंगी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा तथा रात बड़ी होगी। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा एवं रात छोटी तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा एवं रात बड़ी होगी। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए दोबारा इसको बता दे रहे हैं। यानी 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे तथा रातें छोटी होंगी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा, रातें बड़ी होंगी। और 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा एवं रात छोटी तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा एवं रात बड़ी होगी। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं, जिसके कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। इसी कारण 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर मौसम एक समान पाया जाता है। विषुव के बारे में जानेंगे तो जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है तो इसे विषुव कहा जाता है तथा 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ जाती है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी तथा कम समय तक पड़ती हैं, जिसके कारण दिन की लंबाई कम तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पाया जाता है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण दोनों गोलार्ध को सूर्य ताप बराबर मिलता है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर मौसम एक समान होता है। इस स्थिति को शरद विषुव कहते हैं। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तथा 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी तथा रात छोटी होती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म का मौसम अनुभव होता है तथा इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम समय तक पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा तथा रात बड़ी होती है तथा यहाँ शीत ऋतु का मौसम होता है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।